आज से करीब 3-4 महीने पहले मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे क्लासिक्स पढ़ने चाहिए और मैं गूगल पर गया और गूगल ने मुझे एक लिस्ट थमाई। उस लिस्ट पर पहला नाम था प्राइड एंड प्रेजुडिस और ये नाम मैंने उस समय सोचा कि मैंने कहीं ना कहीं तो सुना है या तो देखा है। तब मुझे याद आया कि शायद मैं 10वीं या 11वीं में इस नाम की एक मूवी देखी थी। ऑफ कोर्स जिस समय मैं वो मूवी देख रहा था मुझे उस समय नहीं पता था कि वो मूवी एक एडेप्टेशन है और कुछ नहीं, आज बस हम उसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि तुम्हें इस कहानी के बारे में पता है, बट अगर फिर भी नहीं पता तो मैं तुम्हें एक मोटा मोटी सी आउटलाइन दे देता हूँ। सो बेसिकली ये जो नॉवल एक लव स्टोरी है बिटवीन मिस एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी एंड द होल नॉवल इज अबाउट देयर लव स्टोरी, हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट एंड्स, एंड जो बीच की जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट को ये नॉवल दिखाती है। मैं तुम्हें सारी नॉवल तो एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, बस मैं उसे वो पार्ट डिस्कस करूंगा जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले बात करते हैं जो टाइटल है नॉवल का, प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसका मतलब क्या है और ये कैसे रिलेटेड है अपने नॉवल से। तो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि जो पूरी नॉवल है वो इसके बारे में है कि अगर जो लव स्टोरी दिखाई गई है बुक के अंदर, अगर उसे कंप्लीट होना है, फिर उसे एक्चुअलाइज होना है, तो मिसेस बेनेट को अपने प्रेजुडिस और मिस्टर डार्सी को अपने प्राइड को ओवरकम करना पड़ेगा। एंड सारी की सारी नॉवल इसी के बारे में है। आर्टिफिशियली तुम नॉवल को 3 पार्ट में बांट सकते हो। पहला पार्ट तो वो पार्ट रहा जिसमें कि एलिजाबेथ एंड डार्सी का इंटरेक्शन होता है। इस फर्स्ट पार्ट में देख पाते हैं कि हाउ दे रियली सी ईच अदर। अब क्या होता है कि जो सेकंड पार्ट होता है उस सेकंड पार्ट में डार्सी अपने प्राइड को ओवरकम करता है और सारा का सारा सेकंड पार्ट इसी के बारे में है। वही जो थर्ड पार्ट है जो सेकंड पार्ट के एंड, यानी कि जब डार्सी अपने प्राइड को ओवरकम करके एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट हो जाता है एलिजाबेथ से, तो एलिजाबेथ को अपने प्रेजुडिस को ओवरकम करना है जो भी वो डार्सी के लेटर के थ्रू करती है। तो पहले तो डार्सी ने अपना प्राइड ओवरकम कर लिया, अब एलिजाबेथ को अपना प्रेजुडिस ओवरकम करना है और जब ये थर्ड पार्ट में फाइनली होता है तब जाकर इनकी जो लव स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि प्राइड एंड प्रेजुडिस कितना बड़ा नाम है तो शायद तुम्हें लगने लगेगा भाई कि इसमें इतना खास है क्या कि इसको इतना क्लासिक माना जाता है। सही में जो इसमें जो लव स्टोरी है वो अगर तुम आज के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो इतनी यूनिक नहीं है, बिकॉज हमने पॉप कल्चर में या फिर इन जनरल हमने बहुत सारे ऐसे मूवीज शोज देखे हैं जो काइंड ऑफ इसी तरह का जनरेशन फॉलो करते हैं। बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जो बुक है वो अर्ली 19th सेंचुरी में लिखी थी और जब ये बुक लिखी गई थी तो अपने तरीके की फर्स्ट ऐसी बुक थी जो कि ऐसी बात कर रही थी, इसलिए एक रेवोल्यूशनरी बुक थी अपने टाइम की है, जिसमें पहली बार जो है बहुत ही ज्यादा अननेचुरल टेक लिया गया था लवर्स को लेकर। वैसे तो एक वीडियो बुक के बारे में प्राइड एंड प्रेजुडिस की, बट इसकी जो मूवी है जो मोस्ट फेमस मूवी है जिसे मैंने भी देखा था 3 साल पहले, जो राइट की डायरेक्टेड प्राइड एंड प्रेजुडिस, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बिकॉज मूवी ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया मेरे रीडिंग एक्सपीरियंस को, प्लस वे में नेगेटिव विद बोथ वेज में। कैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऑफ कोर्स जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल एकदम क्लियरली याद नहीं था कि मैंने मूवी क्या देखा है। मुझे इतना पता था कि हाँ एक लव स्टोरी मैंने देखी थी। क्या हुआ कि जब भी तुम कोई नई नॉवल पढ़ते हो, खासकर जब तुम फिक्शन पढ़ते हो, तो तुम खुद से आसपास के वातावरण का जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी जो इमेज है तुम खुद इमेजिन करते हो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, इफ दैट मेक सेंस। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं होता है। पर जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मेरे पास ऑलरेडी एक रेफरेंस था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब कि सेंचुरी का और कैसे लोगों को इमेजिन करना है। उस सेंस में हाँ बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मुझे मूवी ने। पर एक तरीके से डिसएडवांटेज ऐसा रहा कि बिकॉज आई न्यू कि वॉट विल गोइंग टू हैपन और वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, काइंड ऑफ मेरे लिए एंडिंग स्पॉइल दी। आई नो मतलब एग्जैक्टली मूवी रेप्लिका नहीं है बुक की, मूवी में बहुत ज़्यादा ऑल्टर किए गए हैं। तुम 300 पेज की मूवी को तुम 2 घंटे में अडैप्ट नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, तुमको बहुत सी लिबर्टी लेनी पड़ती है। बट फिर भी जो मोटा मोटी जो लव स्टोरी है वो तो कम से कम मतलब वही है। तो शायद कहीं ना कहीं इसलिए मुझे थोड़ी सी लेंदी लगने लग गई थी। आई एम नॉट गोना लाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मूवी का नहीं पता होता, मैंने मूवी बिल्कुल ही नहीं देखी होती, शायद वो जो थोड़ी बहुत मुझे लेंदी लगी थी शायद वो लेंदी नहीं भी लगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई मूवी परफेक्ट है, मूवी बहुत फास्ट पेस लगती है। तुम बुक पढ़ने के बाद अगर तुम मूवी देखते हो तो मूवी तो ऐसा लगता है भाई मतलब जितने भी मतलब कि मेन चैप्टर्स थे उनको बस उन्होंने कट कर डाल दिया है। बहुत फास्ट पेस लगती है मूवी। किसी भी मायने में ये नहीं है कि मूवी जो है परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बुक का, बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे कैरेक्टर्स मूवी खा जाती है। आई गेट इट कि ठीक है तुमको मतलब मेन स्टोरी समझानी है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें तुम मिस कर देते हो मूवी में। अच्छा अब मैं बात करता हूँ मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये जो नॉवल है बेसिकली जेन ऑस्टन एक इंग्लिश राइटर है। तो जो अमेरिकन इंग्लिश होता है जो
मोर फेमिलियर इंग्लिश होता है हमारे लिए, वो डिफरेंट होता है जो ब्रिटिश इंग्लिश होता है उससे। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस समय ये बुक लिखी गई थी उस समय वो जिस तरह से वर्ड्स को यूज़ करते थे, उनका जो सेंटेंस फॉर्मिंग का स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वर्ड को यूज़ करते थे वही डिफरेंट है, इसलिए मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई स्टार्टिंग समय में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने 15 चैप्टर पढ़े थे। जब मैंने 15 चैप्टर पढ़े ना, तो मेरे दिमाग में बस इतने क्लियर था कि डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दैट्स इट। उसके अलावा भाई मेरे दिमाग कुछ जा ही नहीं रहा था, बिकॉज जो वर्ड्स वो यूज़ करते थे ना चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती थी। तो मैंने वापस से पढ़ा था 15 चैप्टर पढ़ने के बाद। एक तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हैंडसम जो वर्ड होता है, आज के जो हमारा वर्ल्ड है, आज का जो हमारा टाइम है, हम हैंडसम को मोनली मैन के लिए यूज़ करते हैं कि लाइक ही इज़ हैंडसम, और हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं वर्ड शी इज़ ब्यूटीफुल करके। नाउ इस नॉवल में जो हैंडसम वर्ड है वो जितनी बार भी यूज़ किया है, बोथ ऑफ देम लाइक बोथ जेंडर्स के लिए किया गया है, लेकिन फीमेल्स को तो ज़्यादा ही किया गया है। जो एलिजाबेथ की माँ है मिस बेनेट, उनका तो फेवरेट ही वर्ड है, बिकॉज वो जितनी भी आसपास की जो लड़कियाँ हैं सबको कंपेयर करने के लिए ये इससे ज़्यादा हैंडसम है, वैसे हैंडसम है, मेरी जेन सबसे ज़्यादा हैंडसम है यूज़ करती है। तो वो एक न्यू यूज़ था। अब एक और वर्ड है बॉल। बॉल क्या है भाई, हमने तो बी फॉर बॉल ही पढ़ा है। यहाँ पर बॉल का मतलब है एक इवेंट जो कि बेसिकली डांस से रिलेटेड है। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम रीडिंग था उस समय मैं समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन थी वो बहुत लिमिटेड थी कि हाँ हो क्या रहा है करके। बट जब मैंने सेकंड टाइम जब रीड करना स्टार्ट किया तो उस समय मैंने हर वर्ड के जितने भी मीनिंग देना स्टार्ट किए। वो इट्स नॉट रियली प्लेजेंट कि तुम जब बुक पढ़ रहे हो तुम बार बार गूगल खोल रहे हो, बट आफ्टर अ पॉइंट जब तुम वर्ड के साथ फैमिलियर हो जाते हो तो एक 20-25 चैप्टर के बाद यू डोंट नीड गूगल, यू स्टार्ट टू एंजॉय द राइटिंग। हाँ स्टार्टिंग के समय ये मुझे दिक्कत है, उसके बाद इट वॉज वेरी स्मूथ फॉर मी। जो पूरी नॉवल है वो कैरेक्टर ड्रिवन नॉवल है। कहने का मेरा मतलब है जो घटनाएं होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं, और जो जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, वैसे तो एलिजाबेथ और डार्सी की कहानी है, बट उसके अराउंड जो कैरेक्टर्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे बिंगली हो गया, जेन हो गया, जो एलिजाबेथ की बाकी जो बहनें हो गई, मिस बेनेट हो गई, उधर मिस लूकस हो गई। आई मीन टू से कि उनका जो पूरा एक गुच्छा है या फिर उनका जो एक पूरा एक समुच्चय है वो इस नॉवल को जान देता है। अब ये शायद मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ये जो नॉवल है वो एलिजाबेथ के साइड से लिखी गई नॉवल है। मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, उसकी बहनों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा फोकस है। और जो अदर साइड है, जो डार्सी की साइड है, जो बिंगली की साइड है, उस पर जब हम इंटरेक्ट करते हैं तभी फोकस करते हैं। इसलिए जब डार्सी प्रपोज भी करता है ना मिस्टर कॉलिंस के घर में एलिजाबेथ, मैं बहुत शॉक हो गया था कि मेरे को समझ नहीं आता भाई इस बंदे को ऐसा क्या हो गया, ऐसे कैसे चेंज हो गया अचानक से बंदा कि प्रपोज करने आ गया। इतना क्या इसके अंदर मतलब क्या मतलब बदलाव हो गया, इसने क्या देख लिया एलिजाबेथ के अंदर, मतलब इसके मन में क्या चला कि ये कंट्रोल ही नहीं कर पाया और इसने आके प्रपोज कर दिया। अब या तो ये हो सकता है कि वो कैरेक्टर ही ऐसा लिखा गया था कि तुम सरप्राइज हो जाओ, मतलब तुम कभी भी डार्सी के इमोशन पढ़ ना पाओ, या फिर बिकॉज एलिजाबेथ की तरफ से स्टोरी लिखी गई थी तो डार्सी की साइड ऐसी ही रह गई, ये भी हो सकता है। इसलिए जो कैरेक्टर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है और बहुत नेसेसरी हो जाता है। मतलब एलिजाबेथ की इतनी ज़्यादा अंकल आंटी है कि तुम भूल ही जाते हो कि कौन कहाँ किससे बिलोंग करता है। पता है मुझे एक पॉइंट बोलना है, पता नहीं इसको लोग कैसे लेंगे, बट मैंने बुक पढ़ के मैं डायरेक्ट ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं और कोई अदर सोर्स देखता नहीं हूँ, जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होता है मैं वही इस वीडियो पर रखता हूँ। तो आई थिंक यार कि एलिजाबेथ इज काइंड ऑफ डम। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जब फर्स्ट टाइम उसे विकेम डार्सी के बारे में जो भी बताता है, मतलब डार्सी कैसे बुरा है और डार्सी ने कैसे विकेम का हक मारा था, तो जो ऑलरेडी एलिजाबेथ की जो इमेज थी डार्सी को लेकर कोई ऑलरेडी कोई खास अच्छी थी नहीं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन था विकेम के द्वारा ये इमेज को और ख़राब कर देता है। अच्छा, और उसके बाद एलिजाबेथ कंटिन्यूली जो है डार्सी के बारे में बुरा सोच रही होती है ना, जब तक डार्सी उसे प्रपोज नहीं करता है। और उसके बाद जब डार्सी उसको लेटर देता है अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, तब उससे पता चलता है कि जो भी विकेम ने कहा था वो सब झूठ था करके। अब मजे की बात देखना कि विकेम ने जो भी कहा उसको सपोर्ट करने के लिए एलिजाबेथ के पास कोई प्रूफ नहीं था, और बुक पर इसे बहुत बार चर्चा होती भी है। जो उसकी बहन है जेन, वो कई बार बोलती भी है कि तुम्हारे पास क्या सोर्स है, मतलब कि क्या पता ऐसा ना हो, मतलब वो जो कि शी इज लाइक गुड स्पिरिटेड पर्सन, तो वो इजीली लोगों को मतलब मिसट्रस्ट नहीं करती है। तो बार बार बोलती भी है कि मतलब ऐसा क्या प्रूफ है कि तुम कि डार्सी इतनी खराबी है करके। एंड सेम थिंग हैपेंस कि जब डार्सी एक्सप्लेन करता है उसे एलिजाबेथ को थ्रू लेटर्स कि जो भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं वो सब गलत हैं और विकेम असल में कैसे इंसान है, तो एलिजाबेथ फिर से मान लेती है। मतलब बोथ केसेस में एक ने कुछ बताया उसने मान लिया, दूसरे ने कुछ बताया उसने मान लिया। उस दोनों ही केसेस में एलिजाबेथ कभी भी क्रॉस चेक नहीं करती है। मतलब कि भाई जब भी तुम्हें कोई पर्सन कुछ बोलता है, मतलब कोई क्लेम करता है ना, कुछ बातें बताता है, तुम उसे भरोसा करने से पहले तुम जज तो करते होगे ना कि इसकी बातों में वजन क्या है, सच है कि झूठ नहीं करके। चलो फर्स्ट टाइम तुमने जज नहीं किया, सेकंड टाइम भी तुमने वही गलती की, सेकंड टाइम तुम कौन सा सही हो गए। मतलब कि आई नो कि डार्सी सही है, डार्सी गलत नहीं है, मैं
एलिजाबेथ के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा हूँ कि तुमने कैसे भाई, कि तुम तो दोनों पक्ष को सुनते हो तो मान लेते हो, क्या पता डार्सी के बाद एक बार और विकेम आता और शायद कुछ अच्छी से पट्टी पढ़ाकर एलिजाबेथ को मना लेता। आई नो इट्स लाइक वो बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, बट मेरे कहने का मतलब समझो कि जो कैरेक्टर है एलिजाबेथ वो विटी तो है, उसके पास बात करने के लिए उसके पास कला तो है, लेकिन वो दिमाग से बुद्धू ही है कि जो भी आगे बोल के चला गया वो मान लेती है। मतलब वो बाद में रेशनलाइज करती है कि विक्रम ने जो बताया था वो किस तरह से सही है किस तरह से गलत है, और डार्सी ने जो बताया था वो किस तरह से सही गलत है। बट इन बोथ द केसेस जो उसके पास वो है, यानी कि जिससे वो क्रॉस चेक कर दे वो खुद ही है, उसके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। वो कभी भी ये क्रॉस चेक ही नहीं कर पाते कि जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है दोनों की तरफ से कि वो कितनी सही कितनी गलत है करके। खैर ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था, तुम बताना तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ऑफ कोर्स द होल नॉवल इज लाइक 300 पेज की नॉवल है, ठीक है। जितना मज़ा मुझे लास्ट के करीब 10-15 चैप्टर्स में आया, बिकॉज उन्हीं 10-15 चैप्टर्स में मैक्सिमम बात होती है डार्सी और एलिजाबेथ की। पूरे नॉवल में इतनी कम इंट्रैक्शन होते हैं, मतलब जिनके बारे में लव स्टोरी है उनके ही कन्वर्सेशन बहुत कम है। हो सकता है कि उस समय का टाइम पीरियड ही ऐसा था कि भाई प्रेम ऐसे ही होता था, तुम एक दो बार बात करते हो उनसे तुम्हारा प्रेम होता है, क्या पता ये भी हो सकता है। तुम एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में प्रेम दिखा रहे हो तो एटलीस्ट उनके इंटरेक्शन को तो बढ़ाओ, कुछ दिखाओ कि उनके बीच क्या हो रहा है। आई नो इंटरेक्शन हुए हैं बट मुझे बहुत कम लगे। अगर मैं एक तरीके से सोचने जाऊँ तो एलिजाबेथ और डार्सी का जो लव इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं मुझे पहले सेकेंडरी लग रहा था। मैं बस एकदम अगर ऑब्जेक्टिव होकर सोचने लगूँ तो एक टाइम के बाद वो सेकेंडरी से प्राइमरी होने लगता है। ये ट्रांजिशन होता तो है बट वो स्टार्टिंग से ही वो मेंटेन नहीं होता, मुझे ऐसा लगा। दिस वॉज इट, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस रीडिंग दिस बुक। अगर तुमने ये बुक पढ़ी तो तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। बाय।